हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आज के इस छोटे से सेशन के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में मेनली क्या डिफरेंस है। जनरली हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे एक एक चीज़ को, लेकिन जो एज़ कम्पेयर टू अर्लियर वीडियो, जैसे मेरी 1 घंटे की वीडियो होती है, 45 मिनट्स की वीडियो है, तो उनके कंपैरिजन में छोटा सेशन रखने जा रहा हूँ। उसके अंदर सिर्फ 2 सेक्शन हम लोग आज सीखेंगे, जिसके अंदर एक बेसिक डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर मानव वध और मानव हत्या के अंदर आपका बेसिकली क्या फ़र्क है। जैसे कि किसी पर्सन की हमने डेथ खोज करी है, तो उस केस के अंदर आपके अलग अलग सेक्शन अप्लाई हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग आज डील करेंगे, क्योंकि जो भी ऐसा नया लॉ स्टूडेंट है या फिर लॉ फ्रेशर स्टूडेंट है, कोई भी ऐसा जिसने लॉ अभी अभी कंप्लीट करी है, तो उनको इन 2 सेक्शन के बीच में बेसिक डिफरेंस निकालने में कन्फ्यूजन होती है। इवन कुछ केसेस के अंदर ऐसा पाया गया है कि जो एडवोकेट हैं, काफ़ी साल से प्रैक्टिस भी कर रहे थे, लेकिन उनको बेसिकली क्या चीज़ थी उसके अंदर डिफरेंशिएट जब पूछा गया कुछ बच्चों ने, तो मेरे को आगे बोलते हैं कि सर हम उस लेवल का सेटिस्फेक्शन हमें नहीं हो रहा कि एग्जैक्टली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये डिफरेंशिएट है। मतलब ऐसा क्या की पॉइंट निकल के आए जिससे कि सिचुएशन बताते ही हमारे माइंड में ये चीज़ क्लिक करे कि हाँ ये कल्पेबल होमिसाइड है एंड दिस इज मर्डर। तो इन चीज़ों को हम लोग आज के सेशन के अंदर कोशिश करेंगे कि समझ में आए। देखिए क्या चीज़ है कि कोर्ट के अंदर, जैसे कि अगर हम देखोगे कि 100 के अराउंड अगर केस आते हैं, तो उनके अंदर जितने भी हत्या के मामले आ रहे हैं, उनके अंदर हमने ये चीज़ देखी होगी, ऑब्जर्व करी होगी कि किसी पर्सन को सेक्शन 299 के हिसाब से पनिशमेंट दे दी 304 में, किसी को 300 के हिसाब से 302 के ऊपर पनिशमेंट दे दी आपने, किसी पर्सन को 301 के अंदर पनिशमेंट दे दी, कोई कोई पर्सन बच भी जाता है, उनको पनिशमेंट भी नहीं मिलती है, कुछ पर्सन्स को 304A में ले जाके पनिशमेंट दे देते हैं। तो ये क्या फंडा है, ये क्या चीज़ है? मतलब इन्हीं चीज़ों की वजह से क्या है कि इंडियन जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल बन जाता था पुराने टाइम के हिसाब से, जब तक इनका बेसिक आपका एक फंडामेंटल चीज़ें नहीं बनाई गई थी। जब से आईपीसी आया उसके बाद से ये चीज़ें हमारी क्लियर होती गई हैं कि हाँ हमारे पास एक कंप्लीट पोर्शन है जो कि एक एक चीज़ के साथ स्पेसिफिकली डील करता है, अलग अलग सेक्शन। अब वो सेक्शन किस सिचुएशन के अंदर अप्लाई होगा, किस सिचुएशन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, कब एक पर्सन को पनिशमेंट मिलती है 302 में, कब उसको 304 में पनिशमेंट मिलती है, कब वो 304A में जाएगा या 301 के अंदर जाएगा, तो अलग अलग सिचुएशन है। लाइक एक पर्सन ऐसा है जो कि सामने वाले पर्सन को मारना चाह रहा है, उसके लिए कुछ भी ऐसा एक्ट कर दे जिससे कि सामने वाले की डेथ हो जाए। अब डेथ से पहले उस पर्सन जो कि करता है, जिसने कोई एक्ट कर रखा, उस पर्सन को इतनी नॉलेज थी कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ उससे सामने वाले की हत्या हो सकती है, वो मर सकता है। उसको इंटेंशन उसकी होनी चाहिए, दिमाग में पहले ही था कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि सामने वाले पर्सन की डेथ कोज हो जाए। तीसरा, जब वो एक्ट कर रहा है तो उसकी हत्या भी हो रही है, वो मर भी गया। अगर वो ऐसा करने के दौरान कोई इस तरीके की नेग्लिजेंट एक्ट कर दे जिसकी वजह से उस सामने वाले की हत्या ना हो कि किसी थर्ड पर्सन के ऊपर जाके वो चीज़ लग गई जिससे थर्ड पर्सन की डेथ हो रही है, तो क्या अभी भी इस पर्सन की लायबल होगी, लायबिलिटी कोई आएगी? या फिर ये पर्सन बोल सकता है कि नहीं सर, मेरी तो इंटेंशन बी को मारने की थी, वो गलती से सी मर गया, तो मैं लायबल नहीं हूँ। तो ऐसी सिचुएशन के लिए 301 के अंदर जाते हैं। कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि नेग्लिजेंटली तरीके, लापरवाही से कोई भी एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से किसी की हत्या हो रही है, तो सेक्शन 304A में जा रहा है। कोई पर्सन आपका दहेज के लिए हत्या कर देते हैं तो वो 304B के अंदर भी जाएगा। तो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग सेक्शन आपके अप्लाई होते हैं। तो जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग सेक्शंस हैं वो सबसे बड़े रहते हैं 299 एंड 300। अब देखिए, जब भी किसी भी हत्या का मामला आएगा ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 302 की FIR करवा देते हैं और उसका ट्रायल चला देंगे। लेकिन कोर्ट क्या करता है, 299 के हिसाब से भी उसको पनिशमेंट दे देता है। तो यही चीज़ें आपकी क्या है, कन्फ्यूजन में डालती है कि जनरली जो कोर्ट है वो पहले इस चीज़ को चेक करता है कि क्या यहाँ पे 299 के पूरे इंग्रेडिएंट पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर 299 के हैं तो हम लोग अब चेक करते हैं कि 300 के अंदर भी जाएगा या फिर नहीं जाएगा। अगर वो 299 के पूरे हो रहे हैं तो 300 में जाएगा, अदरवाइज डायरेक्टली 300 के अंदर जाने की आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए जनरली, जब आप डिफरेंशिएशन भी निकालने की कोशिश करते हो। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कोशिश करेंगे बेयर एक्ट की लैंग्वेज के अंदर ही आपको मैं ऐसा कोई ना कोई की पॉइंट या की वर्ड बता दूं जिससे कि आप कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करना सीख जाओ बेसिक लेवल पे। अब स्टार्टिंग में अगर बेयर एक्ट के अंदर आप जाके देखोगे तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इसकी इलस्ट्रेशन, ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ आए। अब इलस्ट्रेशन के अंदर फर्स्ट पे लिखा है कि एक बंदा ए है जो कि कुछ स्टिक्स बिछा देता है, कहाँ पे, टर्फ ओवर ए पिट। मतलब कि एक तरीके से आप इसको बेसिक वे में समझिए कि एक पर्सन आया और उसने क्या करा, एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया रोड के ऊपर और उसके ऊपर एक तरीके से घास वगैरह उसने बिछा दिया, घास कुछ लकड़ियाँ इस तरीके से लगा के आपने और छोड़ दी, ताकि कोई एक स्पेसिफिक पर्सन आएगा उसमें गिरने से उसकी मौत हो जाए। एक तो ये सिचुएशन आपने क्रिएट करी कि खाली गड्ढा करके छोड़ दिया, नीचे गिरेगा मर जाएगा। आपकी इंटेंशन थी मारने की, आपको नॉलेज 100% श्योरिटी है कि नहीं है इस बात की बाद में बात करेंगे
कि उस पर्सन का गड्ढे में गिरने से 100% से डेथ हो जाएगी, इस बात की आपको श्योरिटी है कि नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। अभी आपको नॉलेज थी कि हाँ इतना लग रहा है कि गिरेगा मर जाएगा, आपकी इंटेंशन ऐसी थी, आपने उस काम को करने के लिए क्या कर दिया, गड्ढा खोद दिया। अब गड्ढे में वो इंसान गिरा मर गया, क्या ये 299 है 300 है? एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन लेते हैं जहां पर उस पर्सन ने गड्ढा खोद के अंदर उसके अंदर जहरीले कुछ सांप डाल दिए, कुछ आपके लोहे के सरिये हैं वो भी लगा के छोड़ दिए। उसके बाद हो सकते हैं कि कुछ इस तरीके का जानवर कुछ और छोड़ दिया जो कि काफ़ी टाइम से भूखा है। अब उसके ऊपर सेम काम आपने कर दिया कि उसके ऊपर भी आपने क्या कर दिया, कुछ घास वगैरह लगा के आपने ढक के छोड़ दिया, ताकि कोई पर्सन आया उसके अंदर गिरा और गिरने के बाद क्या कोई बचने के चांस है इसके अंदर? शायद इम्पॉसिबिलिटी के लेवल पे चला गया कि इतने काम होने के बाद शायद इम्पॉसिबिलिटी है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि उससे बच सकेगा। तो ये सिचुएशन आपकी क्या मर्डर में जा रही है या 302 के अंदर जा रही है, या फिर आप इसको 299 और 304 के हिसाब से देखोगे? तो ये दो सिचुएशन आपको अगर समझ आ रही है कि इसमें किया क्या, एक ए पर्सन है जिसने जनरली खड्डा खोद के छोड़ दिया, उसके अंदर गिरने से मरने के लिए छोड़ा। दूसरा बोलता है कि एक पर्सन ने इसलिए छोड़ा, उसको गड्ढा करने के बाद उसके अंदर कुछ जहरीले सांप वगैरह या फिर आपके बिच्छू कुछ और आपके जानवर छोड़ दिए और प्लस उसके अंदर सरिये लगा दिए ताकि उसके अंदर पर्सन गिरे और मर जाए। अब यहाँ पे जो मरने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, हाई हो चुकी है, जिसके अंदर आपके लोहे के सरिये वाली सिचुएशन है। तो जहाँ पर इस तरीके का एक्ट करा जाएगा जिससे कि इंसान मरेगा ही मरेगा, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो मरने की वो आपका मर्डर का केस आएगा। और जहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी कम रह सकती हो, जहाँ पे बचने के कुछ चांस बन सकते हो, वहाँ पे आपका क्या रहेगा, हमेशा केस जो वो जाता है 299 के हिसाब से आपके कल्पेबल होमिसाइड में। अब जो है चैप्टर नंबर आपका 16 स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 299 के साथ। अब 299 की हेडिंग जो लिखी है वो लिखी हुई आपकी है कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है। होमिसाइड का मतलब होता है कि होमी और साइड दो अलग अलग वर्ड लेते हैं। होमी का मतलब है बॉडी ऑफ अनदर, साइड का मतलब टू कट, तो किसी और पर्सन की बॉडी को काटना इन द सेंस उस पर्सन को मारना, सामने वाले पर्सन को। खुद को मारना सुइसाइड बोला जाएगा, सेल्फ खुद को मारना सुइसाइड है, सामने वाले पर्सन को मारना होमिसाइड है। अब देखिए क्या लिखा है, हूएवर कोज द डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, एन एक्ट को सर्कल कर लीजिए और उसको हाईलाइट भी कर सकते हो कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि डेथ कोज कर देता है किसी भी एक्ट को करने के थ्रू, किसी भी एक्ट के करने के थ्रू किसी और की हत्या कर दी विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ, इंटेंशन भी थी कि मैं मारूंगा उस पर्सन को, और वो कोई भी एक्ट कर देता है जिससे सामने वाले की डेथ हो रही है, और विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग सच बॉडीली इंजरी, या फिर उतनी बॉडीली इंजरी कोज करने की इंटेंशन है, मैं किसी पर्सन के ऊपर इतनी बॉडीली इंजरी कर देता हूं जिससे कि सामने वाला पर्सन मर ही जाएगा। एज इज लाइकली टू कोज डेथ, लाइकली टू कोज डेथ मतलब कि जिससे कि उस पर्सन की हत्या हो सकती है। जैसे गड्ढा खोद के छोड़ा था, उस एग्जाम्पल को याद रखना, गड्ढा खोद के छोड़ा था जिससे कि लग रहा था कि हाँ गिरने से इंसान मर सकता है, या फिर इतनी इंजरी हो सकती है उस पर्सन को गिरने से कि वो बाद में मर जाएगा, तो वो सिचुएशन आपकी है। तो क्या किया, एन एक्ट किया हमने, इंटेंशन कोज डेथ करने की थी, और लाइकली टू कोज डेथ वाली आपने क्या करी, इंजरी भी कमिट कर दी, और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट, और उसको इतनी नॉलेज थी या फिर इतनी नॉलेज थी कि जो वो एक्ट कर रहा है उससे हो सकता है टू एक्ट कोज डेथ, उससे कि उस एक्ट से सामने वाले पर्सन की हत्या हो सकती है। कमिट द ऑफेंस ऑफ द कल्पेबल होमिसाइड, इसको बोला जाएगा कि हमने उस पर्सन का कल्पेबल होमिसाइड कर रखा है। एन एक्ट को हमेशा याद रखना, एक बार 300 और पढ़ेंगे अभी तो समझ आएगा कि क्यों एन एक्ट को समझा हमने। इधर क्या बोल रहा है, 300 पढ़ लेते हैं एक बार। ग्रेविटी जो आपकी है या फिर प्रोबेबिलिटी है या फिर आपकी एक तरीके से कन्फर्मिटी है, ऑफेंस होने की कन्फर्म आपकी दिमाग में है कि ये इससे होगा ही होगा, हत्या हो जाएगी 100%, जिसमें गड्ढा खोद के अंदर लोहे के सरिये लगा रखे थे या फिर आपका कोई भी बिच्छू या जहरीले सांप छोड़ रखे थे, उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अब बोलते हैं एक्सेप्ट इन केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड द कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, जो कल्पेबल होमिसाइड है वही आपका मर्डर होगा। पहले कल्पेबल होमिसाइड के इंग्रेडिएंट पूरे हो चुके हैं, वही अब मर्डर के अंदर कन्वर्ट होगा इफ द एक्ट, इसको हाईलाइट करो। अब द एक्ट को और इधर से एन एक्ट को समझिए, आर्टिकल्स दो यूज किए गए हैं, एन और द हमेशा कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे पर्टिकुलरिटी की बात आए, कि जहाँ आपने पर्टिकुलर इंटेंशन थी सिर्फ मारने की, दूसरे के अंदर एक इंटेंशन थी किसी एक नॉर्मल एक्ट की मारने की। नॉर्मल एक्ट और पर्टिकुलर एक्ट, यही बीच में क्या है, यही डिफ्रेंशिएट करते हैं मर्डर को और कल्पेबल होमिसाइड को। जहाँ पर्टिकुलर एक्ट आएगा जिसके अंदर 100% लगभग श्योरिटी लगे कि ये मरेगा, तो वो आपका मर्डर, और जहाँ पे आपको लगे कि इससे मर सकता है वो आपका कल्पेबल होमिसाइड। सॉरी। अब क्या बात कर रहा है, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कोज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ द कोजिंग डेथ। अब ये बोलता है कि ऐसा कोई भी एक्ट आपने पर्टिकुलर कर दिया जिसके थ्रू डेथ कोज करी गई है उस इंटेंशन से कि वो उससे मारना ही चाह रहा है। एक तो था कि ऐसी इंजरी कोज करना चाह रहा हूं जिससे कि उसकी हत्या हो जाए, दूसरे के अंदर मैं ऐसा
घोर एक नेचर का कोई ग्रेविटी वाला एक्ट करूंगा जिससे सामने वाला पर्सन मर ही जाएगा, तो वहां पे मर्डर लगेगा, और जहां आपका लगे प्रोबेबिलिटी तो वो चीज़ आपकी कल्पेबल होमिसाइड के अंदर है जो चली जाएगी। अब बात करते हैं, एक बार इलस्ट्रेशंस को समझते हैं। इसके अंदर आपका बोलता है बी इलस्ट्रेशन है सेक्शन 299 की, बोलता है ए नोज जेड टू बी बिहाइंड ए बुश, कि मतलब एक पर्सन को यूं लगता है कि कोई एक दूसरा पर्सन है जो कि झाड़ी के पीछे है। बी डज नॉट नो इट ए, बी को नहीं पता कि वो ए है। इंटेंडिंग टू कोज और नोइंग इट टू बी लाइकली द डेथ ऑफ द जेड, जेड की डेथ है वो कोज करने के पर्पज से इंड्यूसेस बी, बी को इंड्यूस करता है कि उस बुश के अंदर या फिर झाड़ी के अंदर आग लगा दे। बी फायर्स, अब बी आग लगा देता है, एंड किल जेड, जिससे कि जेड की हत्या हो जाती है उसकी तरफ से। हियर बे जो बी पर्सन है वो मे बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, हो सकता है बी पर्सन को तो बताया गया था कि आप इस झाड़ी के अंदर आग लगा दो जी, लेकिन जिसने लगवाई थी आग, अबेटर जो पर्सन था, उसकी इंटेंशन थी उस पर्सन की डेथ कोज करवाने की। तो यहाँ क्या हुआ कि बी को शायद हो सकता है नो ऑफेंस बोल सकते हैं या फिर उसकी कोई गिल्टी नहीं बोलते, लेकिन ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ द कल्पेबल होमिसाइड, लेकिन ए पर्सन के लिए बोला जाएगा कि उसने जो किया ऑफेंस वो आपका कल्पेबल होमिसाइड के अंदर जाएगा। अब दूसरा एक और है, बर्ड्स के ऊपर जैसे शूटिंग चलाते हो तो शूटिंग करने के लिए बोलते हैं कि इसके ऊपर आप इस झाड़ी के ऊपर एक कोई जानवर बोल देते हैं, कुछ भी है वो बैठा है, उसके ऊपर आप गोली चलाइए। अब उसको गोली मार रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उसके उड़ने के बाद कोई और आदमी आके बैठ गया, अब वो गोली उस इंसान को लग गई, अब उससे कोई एक्ट हो रखा है, वो वाली कुछ सिचुएशन आती है जिनके अंदर क्या हो जाता है अपना एक तरीके से कल्पेबल होमिसाइड के लिए पर्सन को लायबल कर देते हैं। लेकिन अगर वहाँ पता होता कि वही इंसान बैठा और गोली मारने से 100% आपकी पॉसिबिलिटी है उसकी डेथ होने की, तो केस आपका मर्डर लग जाता। अब एक्सप्लेनेशन 1 पे चलते हैं 299 के अंदर। एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि किसी तरीके की बॉडीली इन्फर्मिटी या फिर डिजीज या फिर डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है और उसको आपने एक्सेलरेट कर दिया, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन है जो मरने वाला था लेकिन आपने ऐसा कोई काम कर दिया जिससे कि वो जल्दी मर गया। अब ये चीज़ आपकी यहाँ पे आ रही है, क्या बोल रहा है, ए पर्सन हु कोज बॉडीली इंजरी टू अनदर पर्सन, एक ऐसा पर्सन है जिसने कि किसी दूसरे पर्सन को बॉडीली इंजरी कोज कर दी। हु इज लेबरिंग अंडर ए डिसऑर्डर, लेबरिंग का मतलब सफरिंग, कोई ऐसा पर्सन जो कि सफ़र कर रहा है किसी तरीके के डिसऑर्डर से, डिजीज से या फिर कोई भी बॉडीली उसको इन्फर्मिटी थी उससे, देयर बाय एक्सेलरेट्स द डेथ ऑफ दैट पर्सन, और उसकी वजह से क्या कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है, मतलब स्पीड से वो चीज़ आपकी तरफ आए। मतलब पहले तो आप क्या है कि बीमारी की वजह से धीरे धीरे मरता हुआ इंसान, लेकिन इस तरीके का एक्ट कर दिया जिससे वो जल्दी मर गया। शैल बी डिम टू हैव द कोज द डेथ, अब माना जाएगा कि उस पर्सन ने उसकी डेथ कोज करी है, लेकिन क्या उसकी 100% गारंटी के साथ दिमाग में ऐसा था कि हाँ मैं ये एक्ट कर रहा हूँ इससे पर्सन मर ही जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो केस आपका 299 के अंदर गया, इसीलिए एक्सप्लेनेशन नंबर 1 डाली गई है। अब अगर बात करें इसके अंदर, किसी तरीके का मान के चलिए कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको कि पेट में कैंसर है और लेफ्ट साइड में कैंसर है उस पर्सन को। अब कोई भी एक व्यक्ति आया और उसने क्या करा, राइट साइड पेट के ऊपर उसको लात मारी जिससे कि उस पर्सन की डेथ होगी। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस थे, क्या मारने वाले पर्सन को इस बात का पता था कि पेट में कैंसर है एक साइड में, दूसरी साइड हमला कर रहा हूँ, उससे डेथ हुई, तो ये चीज़ चेक करी जाएगी क्या हर एक प्रोबेबिलिटी के अंदर एक नॉर्मल इंसान को अगर इतनी जोर से लात लगती तो क्या वो इंसान मर जाता? 2 सिचुएशन। अब अगर पता था उस इंसान को कि यहाँ पे इसको कैंसर है, मैं दूसरी साइड मारता हूँ ताकि मेरा ब्लेम ना आए कल को, तो इस तरीके से मार रखा है। तो ये सिचुएशंस क्या है आपकी डिफरेंशिएट करती है मर्डर और आपके कल्पेबल होमिसाइड वाली चीज़ को। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने कि एक चाकू लिया और किसी के पर्सन को स्टैब कर दिया, मतलब पेट में चाकू घोप दिया, घोप के बाहर निकाल लिया और छोड़ के भाग गया जिससे कि उस पर्सन की डेथ हो गई है। एक तो ये एक्ट हुआ कि चाकू मारा पेट में, निकाला, निकाल के लेके भाग गया, सिचुएशन 1। सेकंड सिचुएशन है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो दूसरे पर्सन को स्टैब करता है, पेट में देके उसको घुमा रहे हैं, मतलब 3 से 4 बार आपके एक पेंच की तरीके से उसको कस रहा है, जैसे कि पेंच कस से अपन नट को टाइट करते हैं ना, इस तरीके की चीज़ उसने क्या करी, पेंच जो आपका जो चाकू था उससे उसने घुमाने की कोशिश करी, अब उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। अब इनके अंदर नेचर ऑफ ग्रेविटी का आपको अलग अलग डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे कि जैसे अगर कोई पर्सन आपका सिंपल चाकू मारता उससे डेथ हो रही है, एक तो ये है उसने कोई भी एक्ट किया जिससे कि पेट में चाकू मारना कोई भी एक्ट है, इंटेंशन थी, नॉलेज थी, मर सकता है तो कल्पेबल होमिसाइड में चला गया। लेकिन जैसे का चाकू अपने पेट में घोप के घुमाया, उस सिचुएशन के अंदर क्या है कि उसको 100% कन्फर्मिटी की तरफ लेके जा रहा है वो चीज़ कि हाँ इससे इस पर्सन की डेथ हो ही जाएगी। एक नॉर्मल आदमी जो कि एक नेचुरल सर्कमस्टांसेस वाला इंसान है वो भी उससे मर जाएगा,
तो वो केस आपका 200 की बजाय 299 की बजाय आपका सेक्शन नंबर 300 में मर्डर के अंदर चला जाएगा। तो ये आपके बेसिक डिफरेंस रहते हैं 299 और 300 के अंदर। अब सेकंड एक्सप्लेनेशन बोलती है वेयर द डेथ इज कॉज्ड बाय द बॉडीली इंजरी, अगर कोई भी डेथ ऐसी है जो कि कॉज करी गई है बॉडीली इंजरी से, 299 की एक्सप्लेनेशन 2, द पर्सन हु कॉज सच बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड द डेथ, जिस पर्सन ने वो बॉडीली इंजरी कॉज करी है उसके लिए माना जाएगा उसने डेथ कॉज करी है। फिर क्या लिखा, although by resorting to the proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented, और it is immaterial कि उस पर्सन को टाइम पे अगर इलाज मिल जाता तो वो बच जाता, लेकिन टाइम पे इलाज नहीं मिला जी इसलिए वो मर गया, तो आपकी कोई लायबिलिटी ना आए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब डॉक्टर पे जाते कई बार बोलते हैं ना डॉक्टर कि अगर आप अगर इसको अगर आप एक तरीके से आधे घंटे पहले ले आते तो हम लोग उसको बचा लेते। ऐसी सिचुएशन के अंदर जिस पर्सन ने वो बॉडीली इंजरी कोज कर रखी है उसके लिए ये नहीं मानेंगे कि उससे गलती में लग गया कुछ और होगा, माना जाएगा डेथ उसी ने कोज कर रखी है। उसको हालांकि क्या हुआ कि प्रॉपर रेमेडी और उसको स्किलफुल ट्रीटमेंट के थ्रू बचाया जा सकता था, लेकिन बचाया नहीं जा सका ना, तो कोज जिसने बॉडीली इंजरी कर रखी है उसी पर्सन की लायबिलिटी होगी, उस पर्सन के लिए माना जाएगा आपने वो डेथ कोज कर रखी है, तो सेक्शन 299 के अंदर आपकी कल्पेबल होमिसाइड के अंदर जाएगा। फिर आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 3 बात करता है द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन द मदर वोम इज नॉट होमिसाइड, अगर मदर वोम के अंदर किसी पर्सन बच्ची की डेथ कोज कर दी जाए, पेट में जो बच्चा है उसकी अगर डेथ कोज कर दी जाए किसी तरीके के एक्ट से, तो वो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर नहीं जाएगा, रेदर इट इज एन ऑफेंस ऑफ मिसकैरेज, मिसकैरेज का ऑफेंस बोला जाएगा 3, 12, 13, 14, 15 के अंदर, तो अलग सेक्शन उसके लिए 312, 13, 14, 15 में जाओगे, लेकिन यहाँ पे उसको कल्पेबल होमिसाइड नहीं बोला जा सकता। लेकिन ड्यूरिंग बर्थ एनी पार्ट ऑफ द चाइल्ड ब्रॉट फोर्थ फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर, मतलब कि एनी पार्ट ऑफ द चाइल्ड इज कम्स आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द मदर है, उस सिचुएशन में अगर उसको मार दिया जाए, उस टाइम पे मार दोगे तो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर जा सकता है। क्या बोलता है देखो, द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ द चाइल्ड इन द मदर वोम इज नॉट होमिसाइड बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, लेकिन ये वाली चीज जो आगे आएगी ये कल्पेबल होमिसाइड मानी जा सकती है, टू कॉज द डेथ ऑफ ए लिविंग चाइल्ड इफ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड has been brought forth का मतलब होता है any part of the child comes out of the body of the mother, child has been brought forth though the child may not have breath, मतलब सांस लेना उसने अभी भी स्टार्ट नहीं करा था बेशक से, लेकिन अगर any part of the body अगर comes out of the body of the mother है, उस सिचुएशन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, और भले ही वो आपका कंप्लीटली बोर्न करे या फिर ना करे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, जब हाफ बोर्न एक तरीके से बोल सकते हैं उस टाइम पे अगर उसकी बच्चे की हत्या कर दी जाए तो दैट विल बी कंसीडर टू बी द कल्पेबल होमिसाइड अंडर सेक्शन 299 ऑफ द आईपीसी। तो ये आपका 299 के अंदर बेसिक चीज़ें हैं कि क्या चीज़ें आपकी 299 के अंदर आपको लेके जा रही हैं। एक इलस्ट्रेशन आएगी बाद में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी है और प्रैक्टिकली भी बहुत बार लोग पूछते हैं, तो उनको भी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सेक्शन 300 पर चलते हैं। ये जो चीज़ आपने बताई ये चीज़ आपकी 299 के जनरल चीज़ों की बात कर रहा था कि जनरली कोई भी एक्ट कर दिया जिससे किसी की डेथ होगी तो आप 299 के अंदर है जो फॉल कर रहे हो। अब इसके अंदर क्या चीज़ आई हमने देखा, नॉलेज के रिगार्डिंग है, श्योरिटी और सर्टेनिटी के रिगार्डिंग हमने देख लिया कि सर्टेनिटी यहाँ पे नहीं थी कि 100% मरेगा ही मरेगा, नॉलेज वहाँ पे थी, हायर प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं हो सकती है, अगर प्रोबेबिलिटी मरने की है तो 299 है, हायर प्रोबेबिलिटी है तो केस आपका 299 के बजाय आपका 300 के अंदर चला जाएगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि 299 बिकम्स सेक्शन 300, मतलब कल्पेबल होमिसाइड नाउ बिकम्स द मर्डर इफ द एक्ट पर्टिकुलर एक्ट के अंदर अगर कन्वर्ट होगा तो 300 आपका। अब क्या बात कर रहा है, इंटेंशन दोनों के अंदर थी, मर्डर करने की है, मारने की ही इंटेंशन थी, वो भी आपकी कन्वर्ट हो चुकी। अब देखिए क्या चीज़ है, सेकेंडली पे देते हैं इफ इट इज डन विद द, मतलब कि अगर किसी भी पर्सन ने डेथ कोज करी है कोई भी पर्टिकुलर एक्ट करके और वो एक्ट किया है विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कोज द डेथ ऑफ द पर्सन टू हुम द हार्म इज कोज्ड, मतलब कि इस पर्सन ने कोई भी ऐसा एक्ट करके कोई भी ऐसी इस तरीके की बॉडीली इंजरी सामने वाले पर्सन को दे दी जिसके अंदर इस पर्सन को 100% श्योरिटी वाली नॉलेज थी कि हाँ मरेगा, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी वाली हो सकती है, यहाँ पे सर्टेनिटी वाली हो सकती है, तो इसके अंदर आपका केस क्या जाएगा, स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज हैव टू बी प्रूव्ड अंडर दिस सेक्शन, इसके अंदर आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज को प्रूव करना पड़ेगा 300 के लिए। थर्डली वो इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू द कॉज ऑफ डेथ। अब ये बोलता है कि नेचुरल कोर्स ऑफ जो आपका ट्रांजेक्शन एक तरीके से या फिर नेचुरल कोर्स ऑफ नेचर है, एक नेचुरल सर्कमस्टांसिस के अंदर उस पर्सन की 100% डेथ हो ही जाएगी। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर कोई भी आपका कोई एक्ट करे और उससे सामने वाले की डेथ हो जाए तो वो पर्सन आपका माना जाएगा उसने मर्डर कर रखा है, एज लाइकली
कि कोई भी हट्टा कट्टा बढ़िया सा इंसान है, फिट, बिल्कुल बॉडीली फिट पर्सन है, उसके ऊपर आपने हमला करा जिससे कि उसकी डेथ हो रही है, तो माना जाएगा एक नेचुरल कोर्स के अंदर आपने कोई भी किसी भी पर्सन पे हमला करते तो वो मर जाता, एक नॉर्मल आदमी, तो मर्डर के लिए माना जाएगा। लेकिन अगर बीमार आदमी को मार दिया तो 299 वाली एक्सप्लेनेशन में जा रहे थे। फोर्थली बोल रहा है द पर्सन कमिटिंग द एक्ट ही आएगा हमेशा, नोज दैट ही द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस। जिस पर्सन ने एक्ट कर रखा है उसको इतना पता है कि मेरे द्वारा किया जाने वाला ये पर्टिकुलर एक्ट अपने आप में इतना ज़्यादा डेंजरस है कि इट मस्ट इन ऑल द प्रोबेबिलिटीज, हर हालात में वो क्या करेगा, कोज द डेथ, वो कोज डेथ करेगा ही करेगा। और सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कोज डेथ, या फिर आपका ऐसा है जहां पे आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज जैसे प्रूव करी थी, यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्टेनिटी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी प्रूव हो रही है कि इसकी वजह से क्या होगा कि कोज डेथ हो ही जाएगी, ऐसा है। और कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज, या फिर उसने कोई भी ऐसा एक्ट करा जिसके ऊपर उस पर्सन के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है जिससे वो एक्सक्यूज ले सके कि मैंने इस पर्सन को क्यों मारा, एज लाइकली कि वो सामने वाला पर्सन मेरे को मार रहा था जी इसलिए मैंने मार दिया, ये भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। या फिर ये मेरे को कंपेल कर रहा था किसी और पर्सन को मारने के लिए इसलिए मैंने इस पर्सन को मार दिया, तो ये भी कोई अपने आप में एक्सक्यूज नहीं बनता कि रिस्क ऑफ कॉजिंग द डेथ और सच बॉडीली इंजरी एज एफोरसेड, जैसी भी ऊपर बोली गई है। तो ये चीज़ें, तो इन सिचुएशंस के अंदर एक पर्सन को बोला जा सकता है कि इस पर्सन ने क्या किया, मर्डर है जो कोज कर रखा है। तो इनके अंदर हमने जो डिफरेंशिएशन देखा, एक तो नॉलेज के ऊपर है, 299 के अंदर एक नॉर्मल नॉलेज हो सकती है, 300 के अंदर एक्स्ट्रा नॉलेज की बात है। इंटेंशन जो है एक के अंदर मानने की, दूसरे के अंदर भी है, लेकिन ग्रेविटी ऑफ इंटेंशन आपकी ज़्यादा बात करती है, सेक्शन नंबर 300 के अंदर है। तो ये चीज़ आपकी बेसिक डिफरेंशिएशन के अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद आपका है कि जैसे इंटेंशन की बात करें तो कल्पेबल होमिसाइड में जैसे कि एक एग्जांपल है कि ए ने बी के ऊपर असोल्ट या फिर हमला इस तरीके से कर रखा लाठी से अपने बचाव में, या फिर उससे गोली चल गई। अब ये चीज़ क्या हुई कि कोई एक ए पर्सन है जो कि बी के ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन बी क्या कर रहा है, ए के जो पर्सन हमला कर रहा है वो लाठी से हमला कर रहा है, बी ने क्या करी, निकाल के गोली मार दी। अब गोली मारी मतलब कि अपना राइट टू डिफेंस जो था, प्राइवेट डिफेंस का जो राइट था उसको उसने एक्सीड कर रखा है। तो ये चीज़ आपकी कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आपको डाल देती है। मर्डर के लिए क्या होगा कि कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने कि एक ए है बी के ऊपर हमला करता है, वो चुपचाप अपनी लाठी से हमला सहन कर लिया, घर चला गया, अगले दिन आया गन लेके आया, उसको गोली से मार दिया। अब क्या है, ग्रेव नेचर की एक तरीके की उसको इंजरी तो हुई थी, लेकिन वो बदले की भावना से मार के गया, तो मर्डर के अंदर चला जाएगा, ना कि अपना प्राइवेट डिफेंस के अंदर है। तो ये चीज़ आपकी डिफरेंशिएट करते हैं। बॉडीली इंजरी को देखें तो इंजरी के अंदर आपकी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ और एज इज लाइकली टू कॉज द डेथ दोनों में सेम है, लेकिन ग्रेविटी आपकी मर्डर वाले केस के अंदर ज़्यादा रहेगी। तो ये सिचुएशन आपकी आती है 299 और 300 के अंदर आपके बेसिक डिफरेंशिएट को शो करती है। अब इसकी इलस्ट्रेशन है सेक्शन 300 के अंदर कि ए बंदा बी के ऊपर उस पर्सन को मारने की इंटेंशन से शूटिंग कर रहा है, तो ए कमिट द मर्डर, उसको बोला जाएगा ए ने है जो मर्डर कमिट कर दिया। उसके बाद आपकी कुछ एक्सेप्शन आ जाती हैं, उन एक्सेप्शन के अंदर क्या होगा कि बोला जाएगा कि कल्पेबल होमिसाइड अपने आप में जो है वो मर्डर कन्वर्ट नहीं होगा, मर्डर के अंदर वो क्या रहेगा, अपने आप में ही अपना कल्पेबल होमिसाइड रहेगा। कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर whilst deprived of the power of self control by the grave and sudden provocation causing the death of the person who gave the provocation caused the death of other person by mistake or incident। अब ये चीज़ क्या हो रही है, बाय एक्सीडेंट हो रही है। अब इसके अंदर ये हो रहा है कि एक पर्सन ऐसा जिसने सामने वाले पर्सन को इतना उकसा दिया, गाली गलौज कर रहा है, उसको इतना उकसा रहा है कि उस पर्सन ने उकसाहट में आके माइंड आउट ऑफ कंट्रोल होके और उसकी हत्या कर दे, तो वो केस आपका मर्डर के अंदर नहीं जाएगा, रेदर इट विल बी कंसिडर्ड टू बी द कल्पेबल होमिसाइड। उसके बाद आपका बोलता है कि एक्सेप्शन ऊपर वाली आपकी उनके ऊपर भी कुछ प्रोवाइजो हैं। अब ये बोलता है कि जिस पर्सन ने प्रोवोकेशन दी है उस पर्सन के लिए भी कुछ ना कुछ होगा, तो बोलता है द प्रोवोकेशन इज नॉट सॉर्ट ऑफ द वॉलंटरी प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर एज एन एक्सक्यूज फॉर किलिंग और डूइंग द हार्म टू द एक्ट। मतलब सामने वाले पर्सन को आपने इस तरीके से एक तरीके का प्रोवोकेशन दे दिया, उसके बाद वो पर्सन आपके ऊपर हमला कर रहा है, फिर आप प्राइवेट डिफेंस में उसके ऊपर कुछ मार रहे हो, तो अब आपको प्राइवेट डिफेंस वाला राइट है जो नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपका मर्डर के अंदर जाएगा। मतलब आप जानबूझ के उसको उकसाओगे, फिर आप ये चाहो कि मैं प्राइवेट डिफेंस का राइट ले लूंगा, तो आपको माना जाएगा आपने जानबूझ के मारा है, क्योंकि आपने प्रोवोकेशन भी जानबूझ के कर रखी है। सेकेंडली बोलता है जब जो आपका प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द ओबीडियंस ऑफ लॉ। अगर लॉ की ओबीडियंस के अंदर आप कोई काम कर रहे हो, भाई लॉ को फॉलो करके लीगल एक्ट कर रहे हो, तो उसकी वजह से नहीं बोला जा सकता कि सामने वाले पर्सन को उकसाहट हुई। एज लाइकली अरेस्ट करने की कोशिश करें किसी पर्सन को, तो जब पब्लिक ऑफिसर मतलब पुलिस ऑफिसर जब किसी को अरेस्ट करने जाएगा तो सामने वाला पर्सन आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता, सेक्शन 99 आपको डिफेंस दे रहा है। तो ये क्या चीज़ है, सामने वाले पर्सन के प्राइवेट डिफेंस के राइट को छीन रहा है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर भी अगर कोई एक्ट कर दे कि मैं अगर सपोज कि मैं कोई लीगल एक्ट कर रहा हूँ और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये तो मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं,
तो आप प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं लीगल एक्ट कर रहा हूँ। और ऐसा एक्ट करके आप अगर हत्या करते हो किसी तरीके की मेरी, तो उस केस के अंदर आपका कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, बल्कि आपको मर्डर के लिए लायबल किया जाएगा। Thirdly, provocation is not given by anything done the lawful exercise of right of the private defense. प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करोगे तो भी सामने वाले पर्सन को नहीं बोला जा सकता कि उस पर्सन को हमने एक तरीके का कोई भी प्रोवोकेशन दिया है। फिर एक्सप्लेनेशन है कि क्या चीज होगी सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, तो अपने आप में एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन जो एक्सेप्शन 2 है वो बोलती है कि कल्पेबल होमिसाइड आपके अपने आप में मर्डर नहीं है इफ द ऑफेंडर, अगर ऑफेंडर पर्सन ने क्या किया, अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सीड कर दिया तो मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा। क्या बोलता है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज ऑफ इन गुड फेथ ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सीड द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ। लॉ ने जितनी उसको राइट दे रखा था, जितनी पावर दे रखी, उसको एक्सीड करके अगर वो एक्ट करता है जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन की हत्या हो जाती है, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी द मर्डर, रेदर इट विल बी कंसिडर्ड टू बी द कल्पेबल होमिसाइड अंडर सेक्शन 299। और फिर वो बोलता है कि उसने जो एक्ट कर रखा है उसके ऊपर इस तरीके का कोई भी प्रीमेडिएशन ऑफ माइंड नहीं था, प्री सेटलमेंट ऑफ माइंड नहीं थी। विदाउट प्रीमेडिएशन और विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ डूइंग मोर हार्म देन इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ सच डिफेंस, मतलब कि प्रिपरेशन करके नहीं आया था, एकदम से सडन फाइट हुई, अपने प्राइवेट डिफेंस के अंदर उसको जितना मारना चाहिए था उससे ज्यादा मार दिया, तो वो क्या होगा अपना, अगर उससे सामने वाले की हत्या भी हो जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, मर्डर नहीं होगा। एक्सेप्शन 3 बोलता है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर बाय बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट और एडिंग ए पब्लिक सर्वेंट। मैं हूं सपोज कि पब्लिक सर्वेंट की हेल्प कर रहा हूं या फिर खुद पब्लिक सर्वेंट हूं मैं, उस केस में एक्टिंग फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक जस्टिस को प्रॉपरली तरीके से एग्जीक्यूट करने के पर्पज से हम लोग वो एक्ट कर रहे हैं, और उस टाइम पे जितनी पावर हमें दे रखी है उससे ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज करके किसी पर्सन की हत्या कर रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं, हमें लग रहा था कि ऐसा करना जरूरी है, तो उस केस के अंदर भी हमें क्या होगा, मर्डर के लिए लायबल नहीं करेंगे, हमारे ऊपर लायबिलिटी लग सकती है 299 की। एक्सेप्शन 4 बोलता है कि कल्पेबल होमिसाइड आपका मर्डर नहीं होगा जहां पर कमिट करी गई हत्या बिना किसी प्रीमेडिएशन ऑफ माइंड के सडन फाइट के अंदर हुई है, हीट ऑफ पेशन के अंदर वो एक्ट हुआ है, मतलब दिमाग की इतनी गर्मी है या फिर सडन फाइट हो गई, सडन क्वारल था, उस केस में कोई एक्ट हुआ और उसका कोई और पर्सन क्या कर रहा है कि उसका डिसएडवांटेज नहीं ले रहा। मेरे को इतनी, मान के चलिए सपोज कि एक ए पर्सन है, उसको इतनी बीमारी है कि वो छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाता है, और उस बात का वो बेनिफिट उठाने के चक्कर में क्या कर रहा है, छोटी सी लड़ाई के ऊपर हत्या कोज कर दे, किसी की मर्डर कर दिया, तो अब ये क्या चाह रहा है, डिसएडवांटेज लेना चाह रहा है, एक तरीके का क्या हो रहा है, गलत तरीके का रॉन्गफुल एडवांटेज गेन करने के पर्पज से उसने हत्या करी है, तो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, मर्डर होगा। अदरवाइज अगर सडन फाइट की वजह से नॉर्मल आदमी है और उसको इतना गुस्सा आया, सामने वाले को मार दिया, तो अब ये कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। फिफ्थ एक्सेप्शन आपकी पढ़ते हैं 87 नंबर सेक्शन के हिसाब से, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, जहां पर एक पर्सन खुद की डेथ का रिस्क उठाता है और वो 18+ है, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है किसी लॉफुल एक्ट को करने में, तो वो आपका क्या होगा, इसमें 87 में फॉल करता है। ये क्या है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कोज्ड, जिस भी पर्सन की डेथ कोज करी गई है, बीइंग अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स सफर द डेथ और टेक द रिस्क ऑफ द डेथ, अपने ही खुद कंसेंट देकर खुद की डेथ की सफर करने का जो रिस्क उठाया खुद पर्सन ने, वो भी इसके अंदर आ जाता है, तो उस केस के अंदर भी आपका कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, मर्डर नहीं होगा। अब इसके ऊपर एक केस है दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1958 का केस है, इसको एक बार आप जाके देख लेना, दैट इज टू बी रेड विद सेक्शन 87 है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, आईपीसी का ही सेक्शन है। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 299 एंड 300। आई होप कि आपको इसके बेसिक डिफरेंस और बेसिक कंटेंट का आपको समझ आया होगा कि क्या बेसिक डिफरेंशिएशन है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मेरे को एक बार कमेंट करके मेरे को व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। और भी अगर कोई भी आप जैसे जुडिशियल सर्विसेज या फिर आपकी किसी भी लीगल फील्ड के जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर आप तैयारी कर रहे हैं घर पे बैठ के, तो और किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।